हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल दिसार जीकेजीएस क्लासेस में। दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से आप सभी कर रहे होंगे। दोस्तों, हम आपको आरआरबी एएलपी सीबीटी 2 एग्जाम के लिए प्रैक्टिस सेट का सॉल्यूशन करवा रहे हैं इस यूथ बुक का, जिसमें दोस्तों हमने आपको 7 सेट अभी तक करवा दिया है। आज हम प्रैक्टिस सेट नंबर 8 करवाने वाले हैं विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में। दोस्तों, सभी की प्लेलिस्ट हमने आपके लिए बना दी है। प्लेलिस्ट में जाकर सारी वीडियोस देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और दोस्तों, हमसे जुड़ने के लिए, क्लास के अपडेट के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया है। चलिए दोस्तों, देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन और देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 8 के सारे क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन दोस्तों, बोतल का ढक्कन खोलने के लिए किस लीवर का उपयोग किया जाता है? दोस्तों, बोतल के ढक्कन को खोलने के लिए हम किस प्रकार के लीवर का उपयोग करते हैं? तो द्वितीय श्रेणी के लीवर का प्रयोग करते हैं बोतल के ढक्कन को खोलने के लिए। तो ऑप्शन सही हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर बी वाला। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन दोस्तों। ड्राइंग शीट के विनिर्देशित आकार A4x3 का क्या अर्थ होता है? दोस्तों, ड्राइंग शीट के विनिर्देशित आकार A4x3 का अर्थ है 297x630। दोस्तों, ड्राइंग शीट के विनिर्देशित आकार A4x3 का अर्थ है कि A4 साइज की शीट की लंबाई को पहले की अपेक्षा 3 गुना तक बढ़ाया गया है। किसकी साइज को? A4 साइज की शीट की लंबाई को पहले की अपेक्षा 3 गुना तक बढ़ाया गया है। अब हम जानते हैं A4 साइज की जो माप होती है वो क्या होती है दोस्तों? वो होती है 297x210। 297x210। अब दोस्तों, अब हमने 3 गुना बढ़ा दिया इसकी सीट की लंबाई को। तो जब इसको 3 गुना बढ़ाएंगे तो 210 का 3 गुना करेंगे तो 3 शून्यम शून्य, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो जो सही अर्थ निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा? 297x630। तो ऑप्शन नंबर बी वाला ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जब कोई वस्तु बल की दिशा में 1 मीटर की दूरी पर 1 न्यूटन बल के द्वारा चलती है तो किए गए कार्य की मात्रा कितनी होती है? दोस्तों, हम जानते हैं कार्य बराबर क्या होता है? बल गुना विस्थापन के होता है। क्या होता है? बल गुना विस्थापन। अब दोस्तों, जो बल है वो कितना है? 1 न्यूटन का है और विस्थापन कितना है? 1 मीटर का है। तो जो हमारा कार्य भी क्या हो जाएगा? 1 जूल निकल के आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1 जूल। तो ऑप्शन नंबर डी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जीवाश्म ईंधनों का दहन डैश का मुख्य कारण है? दोस्तों, जीवाश्म ईंधनों का दहन जो है ये कारण है सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषण का। किसका? सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषण का मुख्य कारण है जीवाश्म ईंधनों का दहन। ठीक है दोस्तों, जीवाश्म ईंधनों का दहन सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषण का मुख्य कारण है। करोड़ों साल पहले जीवों के जमीन के नीचे दबने तथा उच्च तापमान और दाब पड़ने पर उनका जीवाश्म ईंधन में परिवर्तित हो जाता है, जैसे पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस तथा कोयला आदि। जीवाश्म ईंधन के जलने से बड़ी मात्रा में CO2 का और सल्फर डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है, जिससे पर्यावरण को हानि तथा ग्लोबल वार्मिंग एवं अम्ल वर्षा का खतरा बढ़ता है। किसके कारण? जीवाश्म ईंधन के दहन के कारण। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। किसी वस्तु पर कार्य करने वाले गुरुत्व बल को डैश के रूप में जाना जाता है? दोस्तों, किसी वस्तु पर कार्य करने वाले गुरुत्व बल को हम जानते हैं भार के रूप में। क्या बोलते हैं इसे? हम भार बोलते हैं। दोस्तों, भार एक प्रकार का बल है जो पृथ्वी द्वारा किसी वस्तु पर लगाया जाता है। इसका संबंध गुरुत्वाकर्षण बल से है। पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण के कारण प्रत्येक वस्तु को अपनी तरफ खींचती है, जिससे उस पर एक बल कार्य करने लगता है, जिसे हम गुरुत्वीय बल कहते हैं। यदि इस प्रकार किसी वस्तु पर लगने वाला गुरुत्वीय बल ही उसका क्या कहलाता है? भार कहलाता है। और भार बराबर क्या होता है दोस्तों? भार W बराबर होता है m×g के, मतलब द्रव्यमान इंटू गुरुत्वीय त्वरण के। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। ओजोन छिद्र कहाँ स्थित है? दोस्तों, ओजोन छिद्र जो है ये कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है अंटार्कटिका के ऊपर में। कहाँ स्थित है? अंटार्कटिका के ऊपर में। दोस्तों, ओजोन छिद्र अंटार्कटिका के ऊपर समताप मंडल में अत्यंत पतली एवं पारदर्शी परत के रूप में पाई जाती है। ओजोन परत को पृथ्वी का सुरक्षा कवच भी कहा जाता है। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है ये किससे संबंधित है? तो ओजोन परत से संबंधित है, मतलब ओजोन संरक्षण से संबंधित है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जो कब लागू किया गया था? मतलब कब हुआ था इसका? तो ये हुआ था 16 सितंबर 1997 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था, जो कि ओजोन संरक्षण से क्या है? संबंधित है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन।
कील निकालने के लिए हथौड़े का उपयोग करते समय वह किस वर्ग का लीवर होता है? दोस्तों एक कील इस दीवार में ठुकी हुई है, अब उसको निकालना है तो हम किस लीवर का प्रयोग करेंगे? तो हम करेंगे प्रथम लीवर का उपयोग। कैसे करेंगे? प्रथम लीवर का उपयोग करेंगे किसी कील को निकालने के लिए। प्रथम लीवर में क्या होता है दोस्तों? फलक्रम बीच में होता है। फलक्रम कहाँ पे होता है? बीच में होता है। द्वितीय में क्या होता है? लोड बीच में होता है। और तृतीय में क्या होता है? एफर्ट बीच में होता है। ठीक है, क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अर्धचालक की रीड ओनली मेमोरी मूल रूप से है। दोस्तों अर्धचालक की रीड ओनली मेमोरी मूल रूप से जो है एक संयोजित तर्क परिपथ है। क्या है? एक संयोजित तर्क परिपथ। अर्धचालक की रीड ओनली मेमोरी मूल रूप से एक संयोजित तर्क परिपथ है, एक कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि समान क्षमता की दो आवेशित वस्तुओं को एक तार से जोड़ा जाता है तो क्या होता है? दोस्तों यदि समान क्षमता की दो आवेशित वस्तुओं को एक तार से जोड़ दिया जाता है तो बिजली प्रभावित नहीं होती है। क्या नहीं होती है? बिजली प्रभावित नहीं होती है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों जब किसी समान क्षमता की दो आवेशित वस्तुओं को एक तार से जोड़ा जाता है तो प्रतिकर्षण के कारण उसमें विद्युत प्रभावित मतलब प्रवेश नहीं होती है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से किसे प्राकृतिक संसाधन की उपयुक्त परिभाषा माना जा सकता है? तो प्राकृतिक संसाधन की परिभाषा क्या होती है दोस्तों? तो प्राकृतिक संसाधन प्रकृति का ऐसा उपहार है जो कि मानव जाति के लिए क्या है? उपयोगी है। यही जो है प्राकृतिक संसाधन की उपयुक्त परिभाषा है। ठीक है दोस्तों, ऐसे संसाधन जो उपयोग करने के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से केवल प्रकृति से प्राप्त होते हैं, ना कि मानव द्वारा निर्मित होते हैं, प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। जिनमें वायु हो गया, पानी, भूमि, वन, कोयला, खनिज पदार्थ ये सभी शामिल है। प्राकृतिक संसाधन प्रकृति का ऐसा उपहार है जो मानव जाति के लिए क्या है? उपयोगी है। प्राकृतिक संसाधन केवल वनों से ही नहीं बल्कि जल, थल, वायु, भूमि के अंदर, भूमि पर आदि सभी स्थानों पर उपलब्ध होते हैं। अतः यहाँ पर केवल विकल्प सी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। कक्षा क्लास डी आग बुझाने के यंत्र सामान्यतः एक रसायन प्रयोगशाला में पाए जाते हैं। ये वह आग है जिसमें दहनशील धातुएं जैसे मैग्नीशियम, पोटेशियम और सोडियम शामिल है। कक्षा डी आग बुझाने के लिए ज्यामितीय प्रतीक क्या है? तो दोस्तों कक्षा डी आग बुझाने के लिए ज्यामितीय प्रतीक है हमारा कौन सा? पीला सितारा। कौन सा? येलो स्टार जो है ये क्लास डी आग बुझाने के लिए ज्यामितीय प्रतीक हो जाएगा। वो सभी का हम देख लेते हैं दोस्तों। देखिए क्लास डी का तो आपको पता चल गया, पीला सितारा। यदि क्लास ए की बात करें तो इसे बोलते हैं ये हरा त्रिभुज आ जाएगा। क्या? आग बुझाने के लिए ज्यामितीय प्रतीक क्या होगा इसका? हरा त्रिभुज होगा। बी की बात करें तो लाल वर्ग होता है, सी की बात करें तो नीला व्रत आता है और डी की बात करें तो पीला सितारा। ठीक है, ये सभी आपको याद रखने हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन दोस्तों। इंटरनेट की शुरुआत डैश के रूप में की गई थी? दोस्तों इंटरनेट की शुरुआत जो है ये अमेरिकी सुरक्षा बलों के नेटवर्क के रूप में की गई थी। किसके रूप में? अमेरिकी सुरक्षा बलों के नेटवर्क के रूप में। दोस्तों इंटरनेट का पूरा नाम है इंटरनेशनल नेटवर्क। यह आपस में एक दूसरे से जुड़े कंप्यूटर नेटवर्क की एक ग्लोबल संरचना है। यह टीसीपी/आईपी मतलब ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या इंटरनेट प्रोटोकॉल का उपयोग करते हुए डेटा को पैकेट स्विचिंग के द्वारा आदान प्रदान करता है। विश्व के लगभग सारे नेटवर्क कंप्यूटर से जुड़े हुए हैं। इंटरनेट कंप्यूटर पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय सूचनाओं का तंत्र है। इसे सूचना राजपथ भी कहते हैं। किसे? इंटरनेट को। विश्व में सर्वप्रथम 1969 में अमेरिकी रक्षा विभाग द्वारा कंप्यूटर की संरचना विकसित की गई, जबकि भारत में इसका प्रारंभ 15 अगस्त 1995 को VSNL विदेश संचार निगम लिमिटेड द्वारा किया गया है। किसके द्वारा? विदेश संचार निगम लिमिटेड द्वारा जो है भारत में इसका प्रारंभ किया गया। कब? 15 अगस्त 1995 को। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक चालक में प्रभावित विद्युत धारा और विभवांतर के बीच क्या संबंध होता है? दोस्तों एक चालक में प्रभावित विद्युत धारा और विभवांतर के बीच क्या संबंध होता है? तो हम जानते हैं ओम के नियम के अनुसार V बराबर क्या होता है? V बराबर IR के होता है। क्या होता है? V बराबर IR के। अब पूछा है विद्युत धारा और विभवांतर के बीच में, तो विद्युत धारा जो होती है दोस्तों ये विभवांतर की क्या होती है? विद्युत धारा जो होती है विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है। और दोस्तों अगर हम प्रतिरोध निकाले तो प्रतिरोध बराबर क्या होता है? V अपॉन में I होता है। P अपॉन में I होता है। तो R क्या है? यहाँ पे एक नियतांक है। R क्या है? यहाँ पे नियतांक है। तो V बराबर क्या हो जाएगा? R बराबर हो जाएगा V अपॉन I। V अपॉन I ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर दोस्तों। ओम के नियम के अनुसार यदि चालक की भौतिक अवस्था जैसे लंबाई, क्षेत्रफल, आयतन, ताप, दाब आदि अपरिवर्तित रहे तो चालक के सिरों पर आरोपित विभवांतर तथा इसमें बहने वाली धारा का अनुपात नियत होता है। क्या होता है? नियत होता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन।
4 बिट्स के समूह को डैश कहा जाता है। दोस्तों 4 बिट्स के समूह को क्या कहा जाता है? तो 4 बिट्स के समूह को हम कहते हैं निब्बल। क्या बोलते हैं? निब्बल बोलते हैं। हम जानते हैं एक निब्बल में कितने बिट होते हैं दोस्तों? एक निब्बल में 4 बिट होते हैं। तो 4 बिट का समूह क्या कहलाता है? निब्बल कहलाता है। ठीक है दोस्तों, 4 बिट्स मिलकर एक निब्बल बनाते हैं और 8 बिट्स मिलकर एक बाइट बनाते हैं। बिट बाइनरी डिजिट का संक्षिप्त रूप होता है। अगर आपसे 8 बाइट का समूह पूछे तो क्या बोलोगे आप? बाइट बोलोगे। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि कोई बिंदु भूमि के ऊपर और वर्टिकल प्लेन के पीछे है तो वह बिंदु किस चतुर्थांश में स्थित होगा? दोस्तों यदि कोई बिंदु भूमि के ऊपर और वर्टिकल प्लेन के पीछे है तो वह जो होगा वो तृतीय चतुर्थांश में स्थित होगा। कहाँ होगा? तृतीय चतुर्थांश में स्थित होगा। यदि कोई बिंदु भूमि के ऊपर और वर्टिकल प्लेन के पीछे है तो वह बिंदु तृतीय चतुर्थांश में स्थित होगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। 10 ओम, 15 ओम और 30 ओम के 3 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में संयोजित है। संयोजन का प्रतिरोध होगा, मतलब तुल्य प्रतिरोध हमको बताना है। दोस्तों जब भी प्रतिरोध श्रेणी क्रम में संयोजित होते हैं तो हम जानते हैं तुल्य प्रतिरोध क्या होता है? तुल्य होता है बराबर होता है R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डैश डैश Rn तक के। अब 3 प्रतिरोध है दोस्तों, 10, 15 और 30। इन तीनों को आपस में जोड़ देंगे तो 10 प्लस 15 प्लस 30, तो इनको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों? 40 और 50 55। 55 ओम जो है इसका तुल्य प्रतिरोध निकल के आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि 3 ओम, 2 ओम और 6 ओम के प्रतिरोध समानांतर क्रम में संयोजित है तो उनके संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही होगा? दोस्तों जब भी प्रतिरोध समांतर क्रम में जो संयोजित होते हैं तो जो प्रतिरोध का मान होता है ना, वो क्या होता है? वो होता है सबसे कम मान के प्रतिरोध से भी कम होता है जब समांतर क्रम में संयोजित होते हैं तब। और इसमें क्या होता है? धारा का मान असमान होता है और विभवांतर क्या होता है? सभी में एक समान होता है। तो जब भी प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े होते हैं तो प्रत्येक प्रतिरोध में विभवांतर कैसा होता है? बराबर होता है। ठीक है दोस्तों, जब प्रतिरोध को समांतर क्रम में संयोजित किया जाता है तो प्रत्येक प्रतिरोध में विभवांतर समान होता है और धारा कैसी होती है? अलग अलग होती है। ठीक है, क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दिए गए विकल्प में नियमित बहुभुज है। नियमित बहुभुज क्या होता है दोस्तों? जिसकी सभी भुजाएं वो आंतरिक कोण बराबर होते हैं, वही नियमित बहुभुज होता है। तो ए वाला जो है, ये वाला क्या है? हमारा नियमित बहुभुज हो जाएगा। ठीक है, जिस बहुभुज की सभी भुजाएं व आंतरिक कोण बराबर हो नियमित बहुभुज होता है। विकल्प ए में दिया गया सम पंचभुज एक नियत बहुभुज है क्योंकि इसके सभी आंतरिक कोण आपस में कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। डैश एक संचार प्रोटोकॉल है। दोस्तों एक संचार प्रोटोकॉल कौन सा है? तो HTTP जो है एक संचार प्रोटोकॉल है दोस्तों, HTTP। दोस्तों हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, HTTP का फुल फॉर्म क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल एक संचार प्रोटोकॉल है जिसका कार्य वेब सर्वर और यूजर के बीच कम्युनिकेशन स्थापित करना होता है। यह एक प्रकार का नेटवर्क प्रोटोकॉल होता है जिनका उपयोग वर्ल्ड वाइड वेब में ब्राउजर और सर्वर के बीच सूचनाओं के आदान प्रदान में होता है। इसका उपयोग कहाँ होता है? ये होता है उपयोग वर्ल्ड वाइड वेब में ब्राउजर और सर्वर के बीच सूचनाओं के आदान प्रदान में। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी वाला हो जाएगा। HTTP एक संचार प्रोटोकॉल है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। बहुभुज के बाह्य कोणों का योग नियत होता है। बहुभुज के बाह्य कोणों के योग का मान होता है। दोस्तों बहुभुज के बाह्य कोणों का योग तो नियत होता है और बहुभुज के बाह्य कोणों के योग का मान जो होता है वो होता है 360 डिग्री। कितना होता है? 360 डिग्री होता है। दोस्तों सभी बहुभुज के बाह्य कोणों का योग हमेशा नियत होता है जिसका मान हमेशा 360 डिग्री होता है। सभी बहुभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण तथा उसके समीपवर्ती बाह्य कोण का योग 180 डिग्री होता है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? दोस्तों वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान जो है ये बिहार में स्थित है। कहाँ स्थित है? बिहार में। दोस्तों वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित है। इसकी स्थापना वर्ष 1990 में की गई थी। यह पार्क उत्तर में नेपाल के रॉयल चितवन नेशनल पार्क और पश्चिम में हिमालय पर्वत की गंडक नदी से घिरा हुआ है। किससे घिरा हुआ है? उत्तर में नेपाल के रॉयल चितवन नेशनल पार्क से और पश्चिम में हिमालय पर्वत की गंडक नदी से। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक कुली जमीन से 20 किलोग्राम का सामान उठाता है और उसे जमीन से 2 मीटर ऊपर अपने सर पर रखता है। सामान पर उसके द्वारा किए गए कार्य की गणना करें। दोस्तों हमको यहाँ पे कार्य निकालना है और कार्य बराबर क्या होता है? हम जानते हैं कार्य बराबर होता है mgh के।
दोस्तों m का मान कितना है 20 किलोग्राम है, g का मान कितना दिया गया है 10 दिया गया है तो 10 ले लेंगे, और h का मान कितना है दोस्तों तो 2 मीटर है। इसको सॉल्व करेंगे 200 200 इंटू 2 400, तो 400 जूल जो है कार्य निकल के हमारा आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हॉरिजॉन्टल प्लेन किसके समानांतर होता है? तो दोस्तों हॉरिजॉन्टल प्लेन जो होता है ये भूमि तल के कैसे होता है? समांतर होता है। देखिए दोस्तों ये हमारा वर्टिकल प्लेन है, ये हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन है, तो ये यही तो हमारी भूमि है, ये भूमि में लीजिए, तो ये किसके समांतर होता है? भूमि के समांतर होता है हॉरिजॉन्टल प्लेन। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है दोस्तों, हॉरिजॉन्टल प्लेन हमेशा भूमि तल के समांतर होता है तथा ऊर्ध्वाधर तल एवं सहायक ऊर्ध्वाधर तल के लंबवत होता है। प्रथम कोण प्रक्षेप में एक्स वाई रेखा ही भूमि रेखा का कार्य करती है। जो प्रथम कोणीय प्रक्षेप होता है दोस्तों उसमें एक्स वाई रेखा ही किसका कार्य करती है? भूमि रेखा का कार्य करती है। तथा तृतीय कोण प्रक्षेप में भूमि रेखा एक्स वाई रेखा से उचित दूरी पर अलग से खींची जाती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत में आपूर्ति की जाने वाली सामान्य घरेलू विद्युत को इनमें से किसके द्वारा दर्शाया जाता है? दोस्तों भारत में आपूर्ति की जाने वाली सामान्य घरेलू विद्युत को जो है 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज के रूप में दर्शाया जाता है। किसके रूप में? 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज के रूप में। दोस्तों घरों में आपूर्ति की जाने वाली सामान्य विद्युत को 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज के रूप में दर्शाया जाता है। 220 वोल्ट से तात्पर्य है कि यह 220 वोल्टेज वाली विद्युत धारा है, जबकि 50 हर्ट्ज से तात्पर्य है कि इसकी आवृत्ति कितनी है? 50 हर्ट्ज है। घरों में प्रभावित धारा जो होती है ये प्रत्यावर्ती धारा होती है, मतलब अल्टरनेटिंग करंट होती है, एसी प्रभावित होती है हमारे घरों में। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक विद्युत परिपथ में जिसमें क्रमशः 10 ओम 20 ओम और 30 ओम प्रतिरोध वाले 3 लैंप ए बी सी समांतर क्रम में संयोजित है और जिनके सिरों के बीच 60 वोल्ट की बैटरी जुड़ी हुई है, परिपथ में कुल शक्ति 6 ज्ञात कीजिए। दोस्तों कुल शक्ति का पता हमको बताना है और हम जानते हैं शक्ति बराबर क्या होता है? शक्ति बराबर होता है या तो V²/R या फिर V इंटू आई के। अब दोस्तों 3 प्रतिरोध है जो कि किस में जुड़े हुए हैं? समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। तो हम समतुल्य प्रतिरोध निकालेंगे कैसे? तो समतुल्य प्रतिरोध होता है 1/RT बराबर 1/R1 प्लस 1/R2, इसी प्रकार से डैश डैश होता है। तो जब निकालेंगे तो 1/R1 मतलब 1/10 प्लस 1/20 प्लस 1/30, इन तीनों का एलसीएम लेंगे दोस्तों क्या आ जाएगा? तो 60 आ जाएगा। ठीक है, 10 चक 60 6 हो जाएगा, 20 तिया 60 3 हो जाएगा और 30 दूनी 60, तो 6 3 9 तो 11, तो 11/60 ये हो जाएगा। तो आरटी बराबर क्या हो जाएगा? 60/11 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 60/11। तो हमारा समतुल्य प्रतिरोध कितना निकल के आ गया दोस्तों? ये निकल के आ गया हमारा, ये निकल के आ गया 60/11। ठीक है, अब हमको पता है क्या बोला है उसने? हमको बोला है परिपथ की कुल शक्ति ज्ञात कीजिए। अब शक्ति ज्ञात करना है दोस्तों, तो शक्ति ज्ञात करने के लिए क्या होगा? शक्ति ज्ञात करने के लिए हमको ये पता होना चाहिए V इंटू आई। अब V तो हमको दिया गया है लेकिन I हमको दिया गया क्या? नहीं। अब I नहीं दिया गया है तो हम एक फॉर्मूला जानते हैं V बराबर IR के। होता है कि नहीं होता है? V कितना है दोस्तों? 60 दिया गया है, I का मान हमको निकालना है और R हमने कितना निकाला? 60/11 निकाला। तो 60 से 60 कट जाएगा तो I हमारा कितना निकल के आ जाएगा? 11 एम्पियर निकल के आ जाएगा। कितना निकल के आ जाएगा? 11 एम्पियर। अब शक्ति निकाल लेते हैं। शक्ति P बराबर क्या होता है? V इंटू आई के होता है। V का मान कितना है? 60 है, I का मान कितना निकाले? 11, तो 11 चक 66 660 क्या आ जाएगा हमारा? 660 वाट जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले दोस्तों क्वेश्चन में दिया क्या है, पूछा क्या है और किससे हम क्या निकाल सकते हैं ये हमको पता होना चाहिए। ठीक है, तो 660 वोल्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निजी नेटवर्क को बनाने या अनाधिकृत उपयोग को रोकने के लिए डैश सिस्टम को डिजाइन किया जाता है। दोस्तों निजी नेटवर्क को बनाने या अनाधिकृत उपयोग को रोकने के लिए फायरवॉल सिस्टम को डिजाइन किया जाता है। किसको? फायरवॉल सिस्टम को। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि किसी तल का ऊर्ध्वाधर अनुरेख VT जो है XY रेखा के समानांतर एक रेखा हो तो वह तल क्षैतिज तल के होगा। दोस्तों यदि किसी तल का ऊर्ध्वाधर अनुरेख जो है XY रेखा के समांतर एक रेखा होता है तो वह तल क्षैतिज तल के जो होता है क्या होता है? समानांतर होता है। क्या होता है? समानांतर होता है। दोस्तों यदि किसी तल का ऊर्ध्वाधर अनुरेख XY रेखा के समांतर एक रेखा हो तो वह क्षैतिज के समांतर होगा और ऊर्ध्वाधर तल के कैसे होगा? लंबवत होगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन।
एक ऑर्गेनाइजेशन के भीतर एक साझा नेटवर्क जो अपने सभी कर्मचारियों को एक दूसरे के साथ संवाद करने में सक्षम बनाता है उसे कहा जाता है। तो दोस्तों एक ऑर्गेनाइजेशन के भीतर एक साझा नेटवर्क जो अपने सभी कर्मचारियों को एक दूसरे के साथ संवाद करने में सक्षम बनाता है उसे हम बोलते हैं इंट्रानेट। क्या बोलते हैं उसे हम? इंट्रानेट बोलते हैं। दोस्तों इंट्रानेट की बात करें तो इंट्रानेट एक प्रकार का प्राइवेट नेटवर्क है जो कि इंटरनेट प्रोटोकॉल का उपयोग करके किसी संगठन, कंपनी, फर्म आदि के बीच डाटा का क्या करता है? आदान प्रदान करता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। उद्योगों और वाणिज्य प्रतिष्ठानों में उपयोग की जाने वाली ऊर्जा को आमतौर पर डैश में दर्शाया जाता है। दोस्तों उद्योगों और वाणिज्य प्रतिष्ठानों में उपयोग की जाने वाली ऊर्जा को आमतौर पे जो है किलोवाट घंटा में दर्शाया जाता है। किस में दर्शाया जाता है? किलोवाट घंटा में। दोस्तों उद्योगों और वाणिज्य प्रतिष्ठानों में उपयोग की जाने वाली ऊर्जा को आमतौर पर किलोवाट घंटा में दर्शाया जाता है तथा 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 इंटू 10⁶ जूल के। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। इस लाइन का प्रयोग विवरण देने के लिए किया जाता है। तो कौन सी लाइन का प्रयोग विवरण देने के लिए करते हैं हम? तो लीडर लाइन का उपयोग जो है दोस्तों हम विवरण देने के लिए करते हैं। किसका उपयोग? लीडर लाइन का। दोस्तों लीडर रेखा वे पतली सतत रेखाएं होती है जो आवश्यकता होने पर किसी भाग के साथ कोई नोट अथवा बीमा संयुक्त करने का कार्य करती है। लीडर रेखा का प्रयोग सामान्यतः विभिन्न भागों के विवरण देने के लिए किया जाता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि किसी गतिमान वस्तु पर कोई बल आरोपित नहीं है तो यह किसके कारण रुक जाएगी? दोस्तों यदि किसी गतिमान वस्तु पर कोई भी बल आरोपित नहीं है तो ये घर्षण के कारण क्या हो जाएगी? रुक जाएगी। दोस्तों जब हम साइकिल चलाते हैं तो अचानक पेडल चलाना बंद करने पर साइकिल की गति धीमी होने लगती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि घर्षण बल जो होता है ये गति की दिशा के विपरीत दिशा में कार्य करता है। यदि किसी गतिमान वस्तु पर कोई बल आरोपित नहीं है तो वह घर्षण बल के कारण क्या हो जाती है? रुक जाती है, क्योंकि यह घर्षण बल गति की दिशा के कैसे कार्य करता है? विपरीत दिशा में कार्य करता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी घटना घर्षण के बिना होना मुश्किल है? तो कौन सी ऐसी घटना है जो घर्षण के बिना नहीं हो सकती? तो यह है दोस्तों एक गिलास को पकड़ना। यदि दोस्तों घर्षण नहीं होगा तो हम गिलास को पकड़ सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि गिलास तो बहुत चिकनी होती है, फिसल के हमारे हाथ से गिर जाएगी। दोस्तों घर्षण के अभाव में एक गिलास को पकड़ना मुश्किल होता है। गिलास की बाहरी परत के अत्यधिक चिकने होने या घर्षण के अभाव में पकड़ना कठिन होता है। ठीक है ना, देखते हैं अगला क्वेश्चन। वायरिंग परिपथ चित्रों में प्रयुक्त सर्किट ब्रेकर के प्रतीक की पहचान कीजिए। दोस्तों सर्किट ब्रेकर के प्रतीक की पहचान करना है तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। ये क्या है? हमारा सर्किट ब्रेकर है। दोस्तों वायरिंग परिपथ चित्रों में प्रयुक्त सर्किट ब्रेकर विद्युत स्विच है जो दोष की दिशा में कार्य करता है, जिससे दोषी भाग स्वस्थ भाग से अलग कर दिया जाता है और दूसरे उपकरण खराब होने से बच जाते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में CER किसे संदर्भित करता है? दोस्तों CER जो है ना ये सर्टिफाइड इमिशन रिडक्शन को क्या करता है? संदर्भित करता है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में CER का पूर्ण रूप सर्टिफाइड इमिशन रिडक्शन है। सर्टिफाइड इमिशन रिडक्शन प्रमाणित उत्सर्जन कटौती CDM परियोजनाओं द्वारा प्राप्त कार्बन उत्सर्जन में कमी के लिए स्वच्छ विकास प्रबंधन कार्यकारी बोर्ड द्वारा जारी किए गए उत्सर्जन मानक का एक प्रकार है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। विद्युतीय परिपथ आरेख में सतत परिवर्तित के लिए प्रतीक को पहचानिए। तो सतत परिवर्तित के लिए प्रतीक जो है ये है ऑप्शन नंबर डी वाला। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। AC परिपथ में आमतौर पर निम्न में से किसके कारण शक्ति हानि होती है? दोस्तों AC परिपथ में आमतौर पर जो है केवल प्रतिरोध के कारण क्या होती है? शक्ति हानि होती है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों AC परिपथ में पावर हानि केवल प्रतिरोध में होता है। प्रतिरोध में पावर हानि I²R होता है। प्रतिरोध का मान जितना अधिक होता है पावर हानि उतनी ज्यादा होती है। जो ताप के माध्यम से ऊर्जा की हानि होती है, मतलब हीट जो होती है ना, ये I²RD की क्या होती है? अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। सर्किट में श्रृंखला में प्रतिरोधक जुड़े होते हैं। सर्किट के माध्यम से धारा का मान है। दोस्तों यदि सर्किट में श्रृंखला में प्रतिरोधक जुड़े होते हैं तो धारा का मान क्या होता है? धारा का मान एक ही रहता है, लेकिन वोल्टेज क्या होता है? अलग अलग होता है। किसमें? श्रेणी परिपथ में। वही बात करें समांतर परिपथ की तो समांतर में वोल्टेज समान होता है और धारा का मान क्या होता है? अलग अलग होता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों
दिए गए परिपथ में डैश का प्रभाव वामाव्रत होता है। तो हमको बताना है किसका प्रभाव वामाव्रत होता है। तो दोस्तों इलेक्ट्रॉनों का प्रभाव जो होता है ना, ये कैसा होता है, वामाव्रत होता है। दोस्तों विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को हम विद्युत धारा कहते हैं। परंपरागत रूप से विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के विपरीत दिशा में होता है, अर्थात विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के वामाव्रत दिशा में होती है। तो दिए गए परिपथ में इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह कैसा होता है, वामाव्रत होता है। ठीक है ना, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का एक घटक है। दोस्तों सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का घटक है हमारा क्या, मेमोरी। मेमोरी जो है ये सीपीयू का क्या है, घटक है। दोस्तों मेमोरी जो है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू का एक घटक है। मेमोरी का कार्य होता है किसी जानकारी को याद रखना। सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है और सीपीयू के द्वारा कंप्यूटर की बाहरी डिवाइस को कंट्रोल किया जाता है। किसके द्वारा, सीपीयू के द्वारा ही। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि प्रयास भुजा 80 सेंटीमीटर और यांत्रिक लाभ 4 है तो भार भुजा ज्ञात करें। दोस्तों हम जानते हैं मैकेनिकल एडवांटेज बराबर क्या होता है, वो ये होता है प्रयास भुजा मतलब एफर्ट आर्म बटे लोड आर्म के। ठीक है, मैकेनिकल एडवांटेज कितना है दोस्तों, हमारे पास में 4 दिया गया है। एफर्ट आर्म कितनी दी गई है, 80 दी गई है, और लोड आर्म हमसे पूछा है। तो 4 से तो क्या हो जाएगा, ये लोड आर्म बराबर हो जाएगा 80/4 के। तो 4 से काटेंगे तो 20 सेंटीमीटर हमारा क्या निकल के आ जाएगा, लोड आर्म निकल के आ जाएगा। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक विद्युत उपकरण 1 सेकंड में 1000 जूल ऊर्जा की खपत करता है। यदि यह 1 घंटा चलता तो इसके द्वारा खपत की गई बिजली की मात्रा क्या होगी। दोस्तों एक विद्युत उपकरण है जो 1 सेकंड में 1000 जूल ऊर्जा की क्या करता है, खपत करता है। यदि 1 घंटा चलता तो इसके द्वारा खपत की गई बिजली की मात्रा क्या होगी। अब दोस्तों एक बात बताइए, 1 सेकंड में ये कितनी खपत कर रहा है, 1000 जूल की खपत कर रहा है। अब बोला कितना है, 1 घंटा, और 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं दोस्तों, 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट, और 1 घंटे में 60, हर 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड। तो 3600 सेकंड होते हैं 1 घंटे में होते हैं। तो 1 सेकंड में 1000 जूल करता है, 1 सेकंड में कितनी करता है, 1000 जूल करता है। तो 3600 सेकंड में निकाल देंगे। तो 3600 से जब निकालेंगे तो एक में हम किसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 3600 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, 3600 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर, एक बार फिर से दिखा देते हैं आपको। देखिए हम जानते हैं 1 सेकंड में कितना कर रहा है दोस्तों, 1000 जूल कर रहा है, और हमको पता है 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, तो 3600 सेकंड होते हैं। अब एक को 3600 बनाना है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 3600 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर भी तो 3600 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, और हम जानते हैं, देखिए कितने जीरो है यहाँ पे, 3 2 5 जीरो है। तो 5 जीरो हो गया, और 3 दशमलव के बाद मैंने लगा दिया 36 इंटू 10 की पावर 5 कर दिया। अब मुझे 1 दशमलव मैंने और लगा दिया, 3.6 कर दिया। तो 3 जब 6 कर दिया तो 10 की पावर 6 जूल हो जाएगा। अब हम जानते हैं 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल क्या होता है, 1 kWh बराबर क्या होता है, 1 किलोवाट घंटा बराबर क्या होता है, बताइए। 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल होता है कि नहीं होता है। तो 1 किलोवाट घंटा 1 इकाई बिजली की खपत करेगा, और 1 किलोवाट घंटा विद्युत। तो ऑप्शन नंबर डी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह 1 इकाई बिजली की खपत करेगा, अर्थात 1 kWh विद्युत की खपत करेगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संरचनात्मक दृष्टिकोण से सभी पारिस्थितिक तंत्रों में जैविक और अजैविक घटक शामिल होते हैं। निम्न में से कौन सा पारिस्थितिक तंत्र का जैविक घटक है। तो जैविक घटक कौन सा है दोस्तों, तो हरे पौधे जो होते हैं ये जैविक घटक है। दोस्तों बात करें जैविक घटक के बारे में, तो किसी परिस्थितिक तंत्र में रहने वाले सभी सजीव घटकों को जैविक घटक में सम्मिलित किया जाता है। इसके अंतर्गत जलचर, नभचर, उभयचर, स्थलीय जीव जैसे हरे पौधे, वनस्पति, सूक्ष्म जीव, मनुष्य इत्यादि क्या होते हैं, शामिल होते हैं। अजैविक घटक की बात करें दोस्तों, तो किसी पारिस्थितिक तंत्र में पाए जाने वाले सभी निर्जीव पदार्थ अजैविक घटक कहलाते हैं, जैसे प्रकाश, तापमान, आर्द्रता, CO2, जल, अक्षांश इत्यादि। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक दुर्घटना डैश होती है दोस्तों, एक दुर्घटना जो होती है ये अवांछित घटना होती है। क्या होती है, अवांछित घटना। दोस्तों दुर्घटना एक अवांछित घटना होती है। दुर्घटना के निम्न कारण होते हैं, श्रमिक की लापरवाही के कारण होती है, श्रमिक की अज्ञानता की वजह से होती है, श्रमिक का कार्य में अधिक आत्मविश्वास, श्रमिक की कार्य में अरुचि, इन वजह से क्या होती है, एक दुर्घटना होती है। ठीक है ना, देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्लाइनोमीटर डैश के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं दोस्तों। जो क्लाइनोमीटर होते हैं ये कोणीय मापन के लिए प्रयोग किए जाते हैं। किसके लिए, कोणीय मापन के।
दोस्तों क्लाइनोमीटर यह एक मापक यंत्र है जिसमें स्पिरिट लेवल की सहायता से कोण मापे जाते हैं। क्लाइनोमीटर का उपयोग कोण मापने के अतिरिक्त कोणीय सतहों, बड़े कर्तन तथा मिलिंग कटर इंसर्ट के राहत कोण को मापने में भी करते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अन्य कोण मापक यंत्र की बात करें दोस्तों तो वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर, स्पिरिट लेवल, साइन बार, कोण प्रमापी, विभाजक शीर्षक, ये सभी क्या है, कोण मापक यंत्र है। सपाटता मापन यंत्र की बात करें फ्लैटनेस मेजरमेंट की तो सरफेस प्लेट हो गया, स्पिरिट लेवल हो गया, ऑटो कैलीमीटर हो गया, डायल इंडिकेटर हो गया, ऑप्टिकल विभाजक हो गया, ये सभी क्या है, सपाटता मापक यंत्र है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अच्छा, तापमान मापन पूछ ले तो तापमान मापक यंत्र कौन कौन से होते हैं? प्रतिरोध तापमापी होता है, सेमी चालक तापमापी होता है, थर्मिस्टर्स होते हैं, ताप विद्युत युग्म होते हैं, द्विघातिक तापमापी होते हैं, विकिरण उत्तापमापी, प्रकाशीय उत्तापमापी, ये सभी क्या है, तापमान मापक यंत्र है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। विद्युत बल्ब के एक फिलामेंट द्वारा 5 मिनट में 0.8 एम्पीयर की धारा खींची जाती है। परिपथ के माध्यम से प्रभावित होने वाले विद्युत आवेश की मात्रा ज्ञात कीजिए। हम जानते हैं दोस्तों आवेश Q बराबर क्या होता है, आवेश Q बराबर होता है I इंटू टी के। यहाँ I क्या है, धारा, और T क्या है, समय है। दोस्तों हमको I का मान कितना दिया गया है, 0.8 एम्पियर, तो मैं से R/10 लिख लूँ क्या, कोई दिक्कत तो नहीं। समय कितना है, 5 मिनट, तो 5 मिनट को किस में चेंज करेंगे हम लोग, 5 मिनट को सेकंड में चेंज करेंगे। तो सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 5 मिनट को 660 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। अब काट देते हैं दोस्तों, 1 0 से 1 0 कर गया, 5 6 30, 30 इंटू 8 तो 240, 240 गुलाम जो है हमारा आवेश निकल के आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। जीएसएम का पूरा नाम क्या है दोस्तों? जीएसएम का पूरा नाम है ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। क्या है जीएसएम का पूरा नाम? ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। जीएसएम का पूरा नाम ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन है। यह विश्व में मोबाइल फोन के लिए सबसे लोकप्रिय मानक है। यह एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जिसे विशेष बेस स्टेशनों के एक नेटवर्क के आधार पर मोबाइल पर आवाज व डेटा संचार के लिए उपयोग करते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। तांबे के एक तार की त्रिज्या कितनी है? 0.5 mm है और लंबाई कितनी है? 100 मीटर है। यदि पदार्थ की प्रतिरोधकता 2.5 इंटू 10⁻8 ओम मीटर हो तो तार का प्रतिरोध डैश होगा, ये हमको बताना है। दोस्तों हमको तांबे के तार की त्रिज्या दी गई है, लंबाई दी गई है और प्रतिरोधकता दी गई है, तो हम किसका उपयोग करेंगे? प्रतिरोध निकालने के लिए हम उपयोग करेंगे इस फॉर्मूले का, ρL/A। अब त्रिज्या दी गई है तो यहाँ पे भी हम क्या रख देंगे, πr² रख देंगे। ठीक है, अब दोस्तों देखिए त्रिज्या जो दी गई है ये mm में दी गई है, और mm में जब दी गई है तो इसको किस में कन्वर्ट करना होगा, हमको मीटर में कन्वर्ट करना होगा, मतलब प्रीफिक्स हमको यहाँ से हटाना होगा मिली वाला। अब दोस्तों जब हम प्रीफिक्स हटाएंगे तो त्रिज्या हमारी r क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 0.5 इंटू मिली को हटाना है तो मिली का मान कितना होता है, 10⁻³ मीटर। जब भी प्रीफिक्स हटाना तो क्या करते हैं, प्रीफिक्स की वैल्यू का क्या करते हैं, हम मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, जिस भी प्रीफिक्स को हटाना है उसकी वैल्यू का क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये हमारी क्या आ गई, त्रिज्या निकल के आ गई। अब इसमें मान रख देते हैं तो क्या हो जाएगा, ये 2.5, रो का मान कितना है 2.5 इंटू 10⁻8 इंटू मीटर लंबाई क्या है 100 बटे पाई, आर का मान कितना है 0.5 इंटू 10⁻3, तो क्या हो जाएगा 0.5 का स्क्वायर क्या होगा, ये हो जाएगा 0.25 इंटू 10⁻³ है, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 10⁻6 हो जाएगा। क्लियर, कैसे हुआ देखो बता देते हैं। 0.5 इंटू 10⁻³ का हमने क्या किया, स्क्वायर किया, तो ये कितना आ गया 0.25 आ गया। क्लियर, और इसका जो करेंगे तो इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा 10⁻6 हो जाएगा। क्लियर, कैसे आया यहाँ पे समझ में आ गया। अब आगे क्या करेंगे दोस्तों, अब हम सॉल्व करेंगे इसको। तो देखिए अब एक अंक के बाद दशमलव यदि हम बढ़ाते हैं तो ये 10⁻7 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ठीक है हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2.5 इंटू 10⁻8 है, यहाँ 2 0 है तो 10⁻8 इंटू 10⁻2 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 0.25 इंटू 10⁻6। अब देखिए दोस्तों ये -8 है और ये 2 है। अब देखिए -8 से 2 जब जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये -6 हो जाएगा। ऊपर में भी क्या हो जाएगा, ऊपर में भी 2.5 इंटू 10⁻6 और नीचे क्या हो जाएगा 0.25 इंटू 10⁻6।
तो 10 की पावर माइनस 6 से 10 की पावर माइनस 6 कट गया, पॉइंट हटेगा दोस्तों, तो एक जीरो ऊपर, 2 जीरो ऊपर आएंगे और एक जीरो नीचे आएगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, ये आ जाएगा 2500, क्या आ जाएगा यहाँ पे ऊपर में, देखिए यहाँ पे आ जाएगा, नीचे में कर देते हैं, ऊपर में आएगा 2500 बटे 250 और इंटू में पाई। तो ये हो जाएगा 2500 से 250 से कितने बार में जाएगा, 10 बार में जाएगा। तो 10 बटे पाई ओम इसका राइट आंसर निकल के आ जाएगा, 10 बटे पाई ओम। ठीक है, यही समझ लेते हैं। देखिए अब देखिए दोस्तों, यही समझा देता हूँ मैं आपको ताकि आपको क्लियर हो जाए। रो एल अपन ए से मान रखे, तो देखिए यहाँ पे हमने मान रखा, तो क्या आया, मान रखे तो निकल के क्या आया, ये आया 2.5 इंटू 10 की पावर माइनस 8 इंटू 100 इंटू 1000 बटे पाई इंटू 0.25। इनने क्या किया है कि जब हमने मान रखे थे ना, उसको ऊपर ले जा लिया, -6 में आया था, उसको ऊपर ले जा लिया। तो क्या किया उसके बाद, देखिए ये जो है 2.5 अपॉन, देखिए ये जो है 1000 इसमें कितने जीरो शून्य है, 3 3 6 2 8। अब इसमें भी कितने 8, तो ये तो कैंसिल हो जाएंगे पूरे। अब बचेगा क्या, 2.5 बचेगा, क्या से ऊपर में 2.5, नीचे क्या बचेगा, पाई इंटू 0.25। ठीक है, पॉइंट हटेगा तो नीचे ऊपर 2 जीरो जाएंगे, यहाँ से पॉइंट हटेगा तो नीचे 1 जीरो आएगा, 1 जीरो से 1 जीरो काट देंगे, 25 दहम 250, तो 10 बटे पाई ओम, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तांबे की निम्न प्रतिरोधकता के कारण इसका उपयोग डैश में किया जाता है, तो इसका उपयोग हम करते हैं दोस्तों किसमें, संचरण लाइनों में। संचरण लाइनों में जो है तांबे की निम्न प्रतिरोधकता के कारण इसका उपयोग किया जाता है। दोस्तों तांबा एक धातु है जिसका प्रयोग निम्न प्रतिरोधकता के कारण संचरण लाइनों में किया जाता है। तांबे के प्रमुख अयस्कों में तांबा, ग्लास, Cu2s, पायराइट्स, क्यूप्राइट तथा मेलेकाइट के नाम आते हैं। तांबा विद्युत तथा उष्मा का सुचालक होता है। सुचालकता के क्रम में यह चांदी के बाद दूसरे स्थान पर आता है, मतलब सबसे पहले सुचालक जो होगा वो चांदी, चांदी के बाद क्या आता है, तांबा आता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। सममितीय दृश्य में तीनों सममितीय अक्षों के मध्य कितना कोण होता है, तो सममितीय दृश्य में तीनों सममितीय अक्षों के मध्य जो कोण होता है वो होता है 120 डिग्री का। कितने का होता है, 120 डिग्री का होता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। इनमें से कौन विभवांतर के समानुपाती होता है, तो विभवांतर के समानुपाती क्या होता है दोस्तों, V बराबर आई आर के होता है। तो समानुपाती किसके होता है दोस्तों, तो धारा के समानुपाती होता है विभवांतर। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये थे आज के सारे क्वेश्चन। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में अगले प्रैक्टिस सेट के साथ। अपना ख्याल रखिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर।